बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है हिस्से, पार्ट्स। जब हम किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स का। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी डेरिवेशन आपके बहुत काम आएगी नेक्स्ट जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स। तो इसलिए इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह समझना है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की डिफाइन कर लेते हैं। कंपोनेंट की डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने आसान सी करके। इफ़ अ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को इस स्प्लिट हम तोड़ देते हैं, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, इनटू टू, दो और मोर या फिर दो से ज्यादा पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब हिस्से, हिस्सों में अलॉन्ग स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक मखसूस डायरेक्शन में दो पार्ट्स, वो जो हिस्से होंगे, और कॉल्ड, उनको हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के ये वाले कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसके दो पार्ट्स यहाँ पे उसने बनाए हुए हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला। ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये इसके कंपोनेंट होंगे। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है। याद रखिएगा ये डिफाइन है कंपोनेंट्स की। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डिफाइन आएगी फिर आपने ये वाली डिफाइन नहीं लिखनी, फिर इसकी डिफाइन जो ना वो नीचे लिखी हुई है, ये वाली आपने लिखनी है। लेकिन उससे पहले मैं याद रखिएगा रेक्टेंगुलर की जगह आप राइट एंगल का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। जहां पे भी लफ्ज रेक्टेंगुलर आए, राइट एंगल आए या फिर परपेंडिकुलर आए तो यहाँ पे मतलब यही होगा कि 90 का एंगल है। इन तीनों का मतलब ये है कि 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इसकी डिफाइन हम चेक कर लेते हैं। इसकी डिफाइन ये लिखी हुई है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, अगर वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 का जाविया बनाए, दे आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देंगे। तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास ग्रीन वाला है और एक ये वाला ब्लू वाला है। इन दोनों में अगर आप एंगल चेक करें तो 90 का एंगल बनता है ये वाला। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। अब आगे इसकी हमने डेरिवेशन करनी है, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले वो आपको समझा दूं। तो हम देखेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या आता है। तो पहले आपको हेड टू टेल रूल की समझ होनी चाहिए। हेड टू टेल रूल आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है ये वाला और एक और वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, वो आपके पास वेक्टर बी है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करना आपस में तो वेक्टर ए को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी को यहाँ से पकड़ेंगे और इसकी जो टेल है ये वाली, इसको वेक्टर ए की हेड के साथ हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और ये वाला हमारे पास वेक्टर बी आ गया। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल पहले की टेल के साथ और उसकी जो हेड है वो लास्ट वाले की हेड के साथ मिलती है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि इक्वल होगा, ये वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास ए है प्लस ये वाला जो वेक्टर ये हमारे पास बी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, वो है कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं। जब भी आपने किसी वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं तो वो हमेशा आप इस मेथड से करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब अगर हमने इसके कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी टेल से इसकी हेड तक एक लाइन इधर को ड्रॉ कर लेनी है। आपने इसकी टेल से एक लाइन जो ना वो इधर इसकी हेड के सामने तक ड्रॉ कर लेनी है। यानी कि एक लाइन हमने इधर को ड्रॉ कर ली, एक लाइन हमने इधर को ड्रॉ कर ली। अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये सेम टू सेम आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस हेड से लेके ऐसे नीचे यहाँ ऐसे करके। तो ये ऊपर इसकी हेड आ जाएगी, नीचे इसकी टेल आ जाएगी। अब ये वाला हमारे पास जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा ये एक्स एक्सिस वाली लाइन में आ रही है ना, इस वाली ये वाली लाइन जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहेंगे। अब वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए है तो ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट होगा यानी कि ए एक्स आ जाएगा। ऐसे ये वाला जो कंपोनेंट है ये वर्टिकल लाइन में आ रहा है और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वाई एक्सिस, इसलिए ये जो कंपोनेंट होगा हमारे पास ये वाला इस वेक्टर का वाई वाला कंपोनेंट होगा यानी कि ए वाई होगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जो आपके पास ए एक्स कंपोनेंट है और जो ए वाई कंपोनेंट है, एक तो ये आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं, और दूसरा ये दोनों आपस में ऐसे ही ऐड है जैसे हमने यहाँ पे हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। यानी कि पहला वेक्टर हमारे पास ए एक्स वाला है और वो हमने ज्वाइन कर दिया बाय हेड टू टेल रूल ए वाई के साथ। चूंकि ए वाई की टेल जो है ना वो ए एक्स की हेड के साथ ज्वाइन हो रही है, तो फिर हम इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई, और ये दोनों का जो सम है वो इक्वल आएगा। यहाँ पे जो वेक्टर है वह हमारे पास वेक्टर ए, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, इन दोनों का सम इक्वल आएगा इस वेक्टर के। ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ए होगा
और ए एक्स एक इसका वेक्टर है और ए वाई इसका दूसरा वेक्टर है, और ए एक्स इसका एक कंपोनेंट है और ए वाई इसका दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों का जो सम है वो एक इक्वल आएगा। तो एक ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर करें जरा, उसने एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम में सबसे पहले ये वेक्टर ए है, उसके बाद एक इसका कंपोनेंट जैसे हमने पीछे ड्रा किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू वाली लाइन से ड्रा कर दिया, उसको उसने ए एक्स का नाम दिया, ये वाला ए एक्स वाला है, और इसको ओ से एम का नाम दे दिया, और जो वेक्टर ए था उसको ओ से पी का नाम दिया हुआ है। फिर दूसरा जो इसका कंपोनेंट है उसको फिर यहाँ से इस टेल से फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसके हेड के सामने तक, तो इसको ओ एन का नाम दे दिया, और ये आपके पास ए वाई वाला कंपोनेंट होगा, सेम जैसे हम पीछे करके आए हैं। और इसी ए वाई वाले कंपोनेंट को हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि अगर आपके पास ओ एन ए वाई है तो जो एम से पी डिस्टेंस है वो ओ एन के इक्वल है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ओ एन और जो एम पी का डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये ए वाई है तो फिर ये भी ए वाई होगा हमारे पास। यहाँ पे ओ एम और जो एन पी है ये भी आपस में इक्वल है, लेकिन हमने यहाँ से ओ एम का ही यूज़ करना है बस। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमने एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट डिस्कस करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बना लेता हूँ अलग से। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और फिर इसके नीचे जो ब्लू है हमारे पास, अगर इसका कंपोनेंट हम ड्रा करें इसकी टेल से लेके इसके हेड के सामने तक यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास ए एक्स वाला कंपोनेंट आ जाएगा। और ऐसे ही जो ब्लैक वाला है हमारे पास यहाँ पे वो ए वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ऐसे करके। इसको नाम दिया गया ओ का, इसको नाम दिया गया एम का, इसको नाम दिया गया पी का। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, और ये जो ट्राइंगल है इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेम जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ए एक्स और ए वाई ये दोनों आपस में हेड टू टेल रूल के जरिए जुड़े हुए हैं। ए एक्स ऐसे आ गया और जो ए वाई की टेल है वो ए एक्स की हेड के साथ ज्वाइन कर रही है, तो बाय हेड टू टेल रूल ये हमारे पास फिर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इसकी टेल पहले की टेल के साथ और इसकी जो हेड है वो लास्ट वाले की हेड के साथ ज्वाइन कर रही है, तो इसको फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट वेक्टर फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं तो ओ से पी का डिस्टेंस है, जो ओ से पी का डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा ओ से एम का डिस्टेंस प्लस एम से पी का डिस्टेंस। अब जो ओ से पी का डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे ए है तो उसने ए लिख दिया, ये ऊपर लिखा भी हुआ है बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। उसके बाद जो ओ से एम का डिस्टेंस है वो यहाँ पे ए एक्स है तो उसने यहाँ पे ए एक्स लिख दिया, ये वाला ए एक्स है। उसके बाद प्लस एम से पी का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ए वाई है तो ये उसने ए वाई लिख दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ए इक्वल है ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये ऊपर उसने सारा लिखा हुआ है जो हमने जो कुछ यहाँ पे किया हुआ है, और नीचे उसने कहा भी हुआ है कि ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर सिंस दीज आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये दोनों आपस में। टू ईच अदर दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए का नाम देंगे। उसके बाद मजीद हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू ए वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सबसे पहले उसने ए एक्स या एक्स कंपोनेंट को सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैसे निकालनी है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ फार्मूले आने चाहिए, और वो जो फार्मूले हैं वो आपने पढ़े भी हुए हैं मैट्रिक में कि जो साइन थीटा है हमारे पास वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपरनस, और जो कॉस थीटा है हमारे पास वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपरनस। ऐसे ही जो हमारे पास टैन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़े, ये आपको आने चाहिए, फिर ही हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला ये हमारे पास जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, या उर्दू में इसको कहते हैं अमूद। और थीटा के साथ वाली एंगल के साथ वाली ये जो साइड होती है इसको हम बेस का नाम देते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं कायदा। ऐसे ही ये वाली जो साइड है इसको हम हाइपरनस का नाम देते हैं, और इन उर्दू में इसको कहते हैं वतर या फिर वितर, जो भी आप पढ़ते हैं। तो ये सारा आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, इसको याद रखने का। एक सेंटेंस भी आपने पढ़ा होगा, उसको भी मैं लिख देता हूँ। वो सेंटेंस कुछ यूं आपने याद रखना है। सेंटेंस है सम पीपल हैव, उसके बाद आएगा कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये सेंटेंस आपने याद रखना है। इस सेंटेंस से सबसे पहला जो आपके पास ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं, इनमें जो एस है
इसका इनमें जो सम है इसका आप एस ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, इक्वल लगा देना। उसके बाद यहाँ पे पिपल का पी लेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हैव का आप एच लेंगे तो हाइपोटेनस, तो ये आपका साइन का फार्मूला बन गया। ऐसे कर्ली का सी लेंगे तो कॉस थीटा, उसके बाद ब्लैक का बी लेंगे तो बेस और हेयर का एच लेंगे तो हाइपोटेनस, ये आपका कॉस थीटा का फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद थ्रू का टी लेंगे तो टेन थीटा और प्रॉपर का पी लेंगे तो परपेंडिकुलर, ब्रशेस का बी लेंगे तो बेस, तो ये टेन थीटा का फार्मूला बन गया। तो ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखें जरा, हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। एक्स के लिए याद रखिएगा हमेशा हम कॉस थीटा का यूज करेंगे और ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा का फार्मूला जी बेस और हाइपोटेनस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब बेस यहाँ पे ये वाली है, इसको हम लिख लेते हैं जी बेस इक्वल है हमारे पास ए एक्स के, यहाँ पे लिख लें बेस इक्वल है हमारे पास ओ से एम के। आप इसको ये भी लिख सकते हैं ओ से एम हमारे पास बेस है ओवर, उसके बाद हमारे पास आएगा हाइपोटेनस हमारे पास जो ना वो ओ से पी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओ से पी। उसके बाद मजीद हम इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा और ओ से एम का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स के ओवर ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल है ओ से पी ए के, तो ओवर आ जाएगा ए। अब हमने यहाँ पे निकालना है ए एक्स, तो ये वाला ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा के। ऐसे जब हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे उसके लिए हमने साइन थीटा का यूज करना है और साइन थीटा का भी हमें पता है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे एम से पी का डिस्टेंस बनता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एम से पी का डिस्टेंस ओवर, उसके बाद आ जाएगा हाइपोटेनस वो ओ से पी है, फिर इसको हम ओ से पी लिख लेंगे। फिर उसके बाद साइन थीटा ऐसे आ गया इक्वल एम से पी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ए वाई के, तो इसकी जगह आ जाएगा ए वाई ओवर, उसके बाद ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है और हमें यहाँ पे चाहिए ए वाई, ये वाला ए डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो ए वाई इक्वल आ जाएगा ए साइन थीटा के। उसके बाद हम आते हैं जी मैग्नीट्यूड पे कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है कंपोनेंट्स की। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने फार्मूला लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम आपने मसला फिसागोरस के नाम से पढ़ा हुआ है मैट्रिक में उर्दू मीडियम में। वो हमारे पास इक्वल होता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस उसके बाद आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास ओ से पी का डिस्टेंस है तो हम इसकी जगह लिख लेंगे ओ पी का स्क्वायर इक्वल बेस हमारे पास ओ से एम का डिस्टेंस है तो इसकी जगह आ गया ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास एम से पी का डिस्टेंस है तो इसकी जगह आ गया एम पी का स्क्वायर। अब ओ से पी जो ना वो इक्वल है ए के, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, इसकी जगह आ गया ए ऊपर स्क्वायर ऐसे ही इक्वल ओ से एम जो है ना ये हमारे पास इक्वल है ए एक्स के, इसकी जगह आ गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम से पी जो ना हमारे पास वो इक्वल है ए वाई के, इसकी जगह आ गया ए वाई का स्क्वायर। अब उसके बाद अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे ए का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ए अकेला ऐसे आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर जो ना वो ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में प्लस है, अगर इनमें मल्टीप्लिकेशन होती तो फिर इनका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला जी मैग्नीट्यूड का। अगर आपको कोई कहता है जी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा ए इक्वल है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके दो कंपोनेंट नहीं तीन कंपोनेंट होते हैं तो फिर यहाँ पे आप फार्मूले को कुछ ऐसे लिख देंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और तीसरा कंपोनेंट जो ना वो ए जी का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। ये थ्री कंपोनेंट्स के लिए फार्मूला होगा। उसके बाद है जी अगर आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन कहता है या फिर एंगल कहता है या फिर थीटा कहता है, तो उसके लिए फार्मूला हम हमेशा यूज करेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा यहाँ पे फार्मूला हम लगा लेंगे, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास एम से पी का डिस्टेंस बड़ी दफा हमने पढ़ लिया है, इसकी जगह आ गया एम से पी ओवर बेस, और बेस है जो वो ओ से एम का डिस्टेंस है, इसकी जगह आ गया ओ एम, फिर एम से पी इक्वल है हमारे पास ए वाई के और ओ से एम इक्वल है ए एक्स के, तो इसकी जगह आ गया ए वाई ओवर ए एक्स। हमें चाहिए थीटा तो टेन तो जाके इनवर्स बन जाएगा, तो फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा थीटा इक्वल है टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये फार्मूले हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे जो याद करने वाले फार्मूले हैं, जरूरी फार्मूले हैं, वो चार फार्मूले हैं, वो आपने याद रखने हैं। एक हमारे पास जो ए एक्स है वो इक्वल होता है ए कॉस थीटा के, और दूसरा ए वाई इक्वल होता है ए साइन थीटा के, और तीसरा जो ना वो थीटा यानी कि डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला टेन इनवर्स वाई वाला कंपोनेंट ओवर एक्स वाला कंपोनेंट, और चौथा जो ना वो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो हमारे पास आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये टू कंपोनेंट्स के लिए। अगर थ्री कंपोनेंट्स होंगे तो फिर प्लस ए जी का स्क्वायर भी आपने लिखना है।
तो ये 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस में हम इनका बार बार यूज़ करेंगे, तो आपने इनको लाजमी याद करना है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती लगती है बच्चों को ए एक्स और ए वाई में, कभी वो ए वाई के साथ काज लिख देते हैं और कभी ए एक्स के साथ साइन लिख देते हैं। तो याद रखना वाई के साथ हमेशा साइन आएगा। इसके लिए कोई ट्रिक आप याद कर लें, कोई भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है और उसका नाम है जी यस और मेरा नाम है सगीर, तो यस और सगीर हमेशा इकट्ठे आएंगे। यस वाई के साथ लिखा जाता है और सगीर एस के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम यस का वाई और सगीर का एस लेंगे, तो यानी कि ए वाई ये हमेशा इक्वल आएगा ए साइन, यानी कि एस का क्या बनेगा साइन। तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लाजमी नहीं आप जो ना यस सगीर से इसको याद करें, आप कोई भी नाम ले लें, कोई भी नाम, कोई भी ट्रिक यूज़ करके आप इसको याद करें, बस याद होना चाहिए। हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में लाजमी बताया करें, जहाँ पे आपको मसला बनता है आप कमेंट में पूछा करें। मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको इसका जो सोल्यूशन है वो सेंड किया करूँगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सबका ही फ़ायदा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।